नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 43 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। आज हम क्या करेंगे, हम कोई दो गैस लेंगे और उन दो गैसों को मिक्स करेंगे और उस मिक्सिंग के दौरान कितना एंट्रोपी में चेंज आया उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आई होप जो आज का एम होने वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एम समझ में आ गया तो फटाफट से रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हैंड डालो क्या, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अब दो गैस को मिक्स करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले दो यहाँ पर गैस अज्यूम करनी पड़ेंगी, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। और हम मिक्सिंग के दौरान क्या हो रहा है, फिर किस तरीके से एंट्रोपी चेंज हो रही है उसे हम क्या करेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें फटाफट। तो सबसे पहले क्या करो, दो गैस ले लो और इनिशियली अज्यूम करो कि दोनों गैस कहाँ है, अलग अलग चैम्बर में है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उन दो चैम्बर को एक पाइप की हेल्प से मिलाएंगे या बोल सकते हैं एक सेपरेशन से क्या करेंगे, अलग करेंगे और फिर सेपरेशन को हटाकर उन दो गैसों को मिला देंगे। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, इस तरीके से लेट अस कंसीडर, पहले लिख के चलें, इस तरीके से एक लैंग्वेज मिला के चलें तो लिख के चलो, लेट अस कंसीडर वी हैव टू टाइप ऑफ गैसेस, लेट अस कंसीडर वी हैव टू टाइप ऑफ गैसेस, टू टाइप ऑफ गैसेस से गैस 1 गैस 2, माना वो क्या है, से गैस 1 एंड गैस 2 हैविंग नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ, अब कुछ ना कुछ अमाउंट होगा और गैस को हम अक्सर मोल बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। जो मेरे पास गैस 1 है उसके जो नंबर ऑफ मोल है वो कितने हैं, N1 है, और जो हमारे पास गैस नंबर 2 है उसका जो नंबर ऑफ मोल है वो कितने हैं, N2 है। ठीक है, सॉरी क्या बोला मैंने, गैस 1 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 है, और गैस 2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं मेरे पास, N2 है। और फिर क्या लिखेंगे, फिर ऐसा जो करो, चलो लेट अस एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, ऐसा लिखो, एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो चित्र बना दे सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से दो कंटेनर बनाओ, एक कंटेनर ये है यूँ करके और एक कंटेनर यहाँ बना दो ऐसे करके, सेम ऐसा ही है और सेम वॉल्यूम का है। ठीक है, यूँ करके, लेकिन दोनों में क्या कर रखा है हमने, जो गैस है वो डिफरेंट गैस है। ठीक है, और इसमें जो गैस है वो ये इस तरीके से दिखा दो, ये क्या है मेरे पास, गैस के मॉलिक्यूल है एंड से इट इज, इसको मैंने क्या बोल दिया, गैस 1 बोल दिया। तो ये क्या होगी मेरे पास, गैस 1 होगी। और इसमें इस चैम्बर में जो गैस है उसे मैंने क्या बोल दिया, गैस 2 बोल दिया, जिसको मैंने इस तरीके से रेड कलर से दिखा दिया, इसके मॉलिक्यूल किससे दिखा दे, मैंने रेड कलर से दिखा दे। ठीक है, सेपरेट करने के लिए। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, गैस 2 है, तो दिस इज माई गैस 2, दिस इज गैस 2। एंड ये जो मेरे पास दो चैम्बर हैं इनको मैंने क्या कर दिया, एक इस तरीके से एक पासिंग के द्वारा या बोल सकते हैं एक पाइप के द्वारा क्या कर दिया, इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया। एंड इनिशियली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इस तरीके से एक टोंटी लगा दी, सिंपल भाषा में टोंटी बोल सकते हैं, या फिर क्या लगा दिया, एक कॉर्क लगा दिया, जिस कॉर्क का काम क्या है कि इस गैस को यहाँ नहीं आने दे रहा है और इस गैस को ये यहाँ नहीं आने दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर अभी गैस की मिक्सिंग स्टार्ट नहीं हो रखी है। और इनिशियली मेरे पास क्या है, दो टाइप की गैस है, एक मेरे पास क्या है, गैस 1 है और दूसरी मेरे पास क्या है, गैस 2 है। अब अगर एक गैस है तो गैस के कुछ फीचर होंगे, यानी इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब मान लिया इस गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है, ऐसा बोलो कि दोनों गैस का जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इनिशियली बोथ गैस आर इन सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम, दोनों जो गैस है उनका जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। लेट अस कंसीडर, या फिर बोलते हैं बोथ गैसेस हैव सेम प्रेशर P, माना प्रेशर कितना है, P है, एंड टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर भी कितना है, सेम है, एंड दैट इज T। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बाद में याद आएगी, अभी मतलब काम आएगी। पहले इनिशियल केस में क्या है, बोथ गैस हैव सेम प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, यानी इसका प्रेशर भी कितना है, P है और टेम्परेचर भी कितना है, T है। और इस गैस का जो रेड वाली गैस है, गैस 2 है, इसका प्रेशर भी कितना है, P है और टेम्परेचर इसका भी कितना है,
टी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ मिक्स बोथ द गैस। नाउ मिक्सिंग, अब क्या हो गया, यहाँ पर मिक्सिंग हो गई। और मिक्सिंग करने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास यहाँ पर क्या लगा रखी है, वॉल्व लगा रखा है, इसको हटा दूंगा। उससे पहले मुझे और यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ये ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि बोथ गैस 1 एंड गैस 2 आर बिहेव लाइक ए आइडियल गैस। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख दो, बोथ गैसेस आर बिहेव लाइक ए आइडियल गैस। बोथ गैसेस आर बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, ऐसा अज्यूम किया हमने कि दोनों गैस से कैसा बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा जो हम रियल गैस मान के चलेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, और मैं ऐसा बोलूंगा कि ऑक्सीजन अभी एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है और नाइट्रोजन भी क्या कर रही है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए और हमें ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े। ठीक है, ज़्यादा चक्कर हम नहीं पड़ रहे, सिंपल क्या बोल दिया, ये क्या है, आइडियल गैस है। इसका मतलब किसको फॉलो करेगी, ये PV = nRT वाली इक्वेशन को फॉलो करेगी। नाउ मिक्स बोथ द गैस, अब हम क्या करेंगे, दोनों गैस को मिक्स करेंगे। नाउ मिक्स बोथ गैसेस। अब मिक्स करेंगे, सिंपल क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये बॉल्व हटा दो यहाँ से, क्या हो जाएगा, मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मिक्सिंग स्टार्ट होगी उसका मतलब क्या होगा, जो काले वाले डॉट हैं ये इधर पहुंच जाएंगे और जो रेड वाले डॉट हैं इधर पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ पर कुछ काले होंगे और कुछ लाल होंगे, और यहाँ पर भी कुछ काले होंगे और कुछ लाल होंगे। तो किसको दिखाएगा, वो मिक्स गैस को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ बनाऊँ वाला डायग्राम, तो देखो सबसे पहले ये चैम्बर बना दो यूँ करके इस तरीके से, और यहाँ पर अगेन ऐसे बनाओ, फिर यहाँ पर एक और चैम्बर बनाओ ऐसे करके, फिर ये। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे यानी गैस 1 के मॉलिक्यूल होंगे, और यहाँ पर भी कुछ गैस 1 के मॉलिक्यूल होंगे। ऑब्वियसली बात है, वो इससे पास करते हुए, इस जो पासिंग यहाँ पर है इससे यहाँ पहुँच जाएंगे। सिमिलरली कुछ यहाँ से जो रेड कलर वाली गैस है यहाँ पहुँचेंगे। आप उससे गैस 2 के मॉलिक्यूल कहाँ पहुँचेंगे, इधर पहुँचेंगे। तो ये मॉलिक्यूल किसके हैं, गैस 2 के हैं, और यहाँ पर कुछ गैस 2 के मॉलिक्यूल पहले से होंगे जो इस तरीके से आपको दिखेंगे। नाउ दिस इज माई मिक्स्ड गैस। ये कैसी गैस है, मिक्स्ड गैस है। ठीक है, नाउ अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने को जा रहा हूं, वो लाइन ये है कि ड्यूरिंग मिक्सिंग देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। यानी इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ, या बोलते हैं रेड वाले मॉलिक्यूल ब्लैक वाले मॉलिक्यूल के साथ किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसका प्रेशर कितना था इनिशियली, P था, और उसका टेम्परेचर कितना था, T था, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? इसमें चेंज आने के लिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए ना, तभी तो चेंज आएगा। और यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अगर ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये समझ में आ रही है तो हाँ बोलो एक बार। आई होप समझ में आ रही होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास गैस यहाँ पर मिक्स हुई, ठीक है, यानी इसके मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचे और इसके मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचे। माना ये क्या है, ऑक्सीजन है और ये क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, दोनों क्या हुए, मिक्स हुए, लेकिन दोनों में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। दोनों में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है, न तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा और न ही वहाँ पर कोई प्रेशर में चेंज आएगा। ठीक है, जो पहले था वही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख के चलेंगे, इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग मिक्सिंग, इसको मिटाऊं तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग मिक्सिंग then temperature T and pressure P will be unchanged। ये क्या होगा मेरा, अनचेंज होगा। ओके, ये बात समझ में आई आपको, ठीक हो गया। अगर इतनी बात समझ में आई ना, अब मैं एक लाइन और बोलने को जा रहा हूँ।
मुझे ये बताओ, अगर ये गैस मिक्स हो रखी है गैस, यहाँ पर 2 टाइप की गैस है, एक काली वाली है और एक लाल वाली है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने एक को क्या बोल दिया, काली वाली गैस बोल दिया, और एक को हमने क्या बोल दिया, लाल गैस बोल दिया। मुझे ये बताओ, क्या काली वाली गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर और लाल वाली गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? जल्दी बताओ, सेम होंगे या अलग अलग होंगे? पहले ये समझो प्रेशर लगता क्यों है। देखो ये मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, मान लिया ये दीवार है, चैम्बर की दीवार है, और उसने क्या करना है, इसमें प्रेशर लगाना है, ठीक है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये जोर से जाएगा और इस पर हिट करेगा, यानी इस पर फोर्स लगाएगा, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, प्रेशर होता है। यानी कोई गैस किसी चैम्बर की दीवार पर प्रेशर कब लगाती है, जब वो उससे टकराती है, यानी कोलिजन की वजह से। और गैस के मॉलिक्यूल का मास जितना ज़्यादा होगा, कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और मास जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पर देखो, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल, या बोलते हैं रेड वाली गैस का मॉलिक्यूल और ब्लैक वाली गैस के मॉलिक्यूल का वेट सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों का मास, या फिर वेट बोल दिया मैंने, मास बोल दो, ठीक है। दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर दोनों का मास अलग अलग है, इसका मतलब दोनों गैस के द्वारा इस चैम्बर की दीवार पर लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। होगा नहीं होगा, अलग अलग होगा। और उस अलग अलग प्रेशर को, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस 1 एंड वी कैन से प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस 2 इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। अगर मेरे पास क्या है ना, कोई एक मिक्स्ड गैस है, या 2 गैस का एक मिक्सचर है, तो उन 2 गैस के मिक्सचर में किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज P1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज P2। तो यहां पर अज्यूम करो, लेट अस कंसीडर इफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आया क्या होता है, यानी मेरे पास क्या है यहाँ पर PRES, प्रेशर की स्पेलिंग क्या होती है, SSURE। देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, मेरे पास 2 गैस का एक मिक्सचर है, और उन 2 गैस के मिक्सचर में से किसी एक गैस के द्वारा उस चैम्बर की दीवार पर लगाया गया प्रेशर, या फिर एक गैस का जो क्या होता है, प्रेशर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज P1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज P2, देन क्या हो जाएगा बताओ। देखो नेट प्रेशर कितना है, P है, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लास 11th में डिस्कस कर रखी है। अगर आपने क्लास 11th में पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में या फिर 12th में, ठीक है, वहाँ कहीं पर, तो जब हमने क्या पढ़ा, जब पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसका मतलब अगर एक गैस का या फिर रेड गैस का, या बोलते हैं ब्लैक गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 है, और रेड गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, P2 है, तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, P है जो कि कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, P1 प्लस P2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ओके। नाउ और जब भी हम किन्हीं 2 गैस को मिक्स करते हैं ना, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन, या बोल सकते हैं एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखो समझो जरा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अभी काम आएगा, तभी मैं पहले बता रहा हूं। तो क्या मोल फ्रैक्शन क्या होता है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस। मान लिया मेरे पास कौन सी है, गैस 1 है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 मैं यहां पर लिखूंगा, आपको समझ में आएगा, फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, 10 रोटी हैं, और उस 10 रोटी में से मैंने 5 रोटी खा दी, तो कितना फ्रैक्शन मैंने खाया बताओ, 1/2 खा दिया ना, तो 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब अगर मेरे पास क्या है, ये पूरी गैस है, ठीक है, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल होंगे, और इन नंबर ऑफ मोल में से कितना फ्रैक्शन गैस 1 है, इसको हम किस चीज से डिफाइन करेंगे, गैस 1 के मोल फ्रैक्शन से डिफाइन करेंगे।
ये बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत जो मैं कह रहा हूँ? एक बार और बोलूँ, देखो मैंने क्या कहा, ये मेरे पास एक गैस, दो गैसों का मिक्सचर है और इन दो गैसों के मिक्सचर में कुछ टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे और उन टोटल नंबर ऑफ मोल में से कितना फ्रैक्शन गैस 1 का है, इसका अनुमान या बोल सकते हैं इसका पता हमको किसके हेल्प से चलेगा? गैस 1 के मोल फ्रैक्शन की हेल्प से चलेगा। नाम से ही पता चल रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, तो ऐसे लिख के चलेंगे, समझ में आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 कितना है? N1 है, वो हम पहले बोल चुके हैं। डिवाइड में कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल यानी N1 प्लस N2। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय x1, तो यहाँ से x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये N1 अपॉन N1 प्लस N2 आ जाएगा। तो ये क्या निकला? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, यानी इतना फ्रैक्शन किसका होगा? गैस 1 का होगा। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। ठीक है, अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? N1 प्लस N2 है, उसमें से ये फ्रैक्शन किसका होगा? गैस 1 का होगा। ठीक है, और अगर यहां मैं किसकी बात करूं? फॉर गैस 2, या बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x2, तो x2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? N2 अपॉन N1 प्लस N2 आ गया। ओके, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक चीज़ समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक एग्जाम्पल दिया, 10 रोटी हैं। कितनी रोटी है मेरे पास? 10 रोटी हैं। ठीक है, टोटल 10 रोटी हैं। मैंने ये बोला आपसे कि इन 10 रोटियों में से 1/4 फ्रैक्शन सुमित ने खा दिया। कितना खाया? 1/4 फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन तो हुआ। 1/4 किसने खाया? सुमित ने खा दिया। सुमित ने खाए। तो सुमित ने कितनी रोटी खाई? कैसे निकालोगे? सिंपल, सुमित ने 1/4 किसका? 10 रोटी का 1/4 भाग खा दिया, यानी 10 रोटी का 1/4, तो सुमित ने कितने खाए? सुमित के द्वारा खाई गई कुल रोटी कितनी हो जाएगी? 1/4 गुणा 10। ठीक है, अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे बोलो, सुमित ने 1/2 फ्रैक्शन ऑफ रोटी खा दी। यहाँ पर 1/2 लिख दो, तो 1/2 फ्रैक्शन ऑफ रोटी खाई, यानी उसका मतलब उसने कितनी रोटी खाई? 5 रोटी खाई, नहीं खाई? ठीक है, यानी 10 का 1/2 कितना हुआ? 5 तो हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ पर देखो, गैस 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है? इतना है, यानी ये फ्रैक्शन किसका है? इसमें इतना। ठीक है, दिस इज फ्रैक्शन। जो यहाँ पर 1/2 था वो यहाँ पर गैस 1 के लिए ये है। ठीक है, अब गैस 1 का फ्रैक्शन ये है। अब देखो, अगर टोटल प्रेशर कितना है? P है। टोटल प्रेशर कितना है? P है। और गैस 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है? इतना है। और गैस 1 के द्वारा लगाया गया प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना है? P1 है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इंटू P, ये लिख सकता हूं मैं। ध्यान सोचो बात को, इसको देखो, टोटल प्रेशर P है और इस P का कितना पार्ट इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर का पार्ट किसके बराबर होगा? P1 के बराबर होगा, नहीं होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1 के बराबर होगा, नहीं होगा? या उससे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 के बराबर होगा, नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। तो ऐसे P1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? x1 इंटू P आ गया। और सिमिलरली अगर मैं P2 निकालूंगा यहाँ से, तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? x2 इंटू P आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे यूज होगा, ये थोड़ी देर में यूज होगा डेरिवेशन करते समय। तो मैं पहले क्या कर दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। और मिक्सिंग के टाइम पर ये होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन आप सब क्लास 11 तक पढ़ के आ रखे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई, अब क्या कैलकुलेट करते हैं? जो मेन काम है उसमें आते हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेगी, तो एक इधर वाला मिटा दूँ मैं, ये थ्योरी होगी ना। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं किसकी? एंट्रोपी की बात करते हैं, कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी।
ठीक है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी, कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, होता क्या फॉर्मूला, सिंस वी नो चेंज इन एंट्रोपी ds इक्वल टू कितना होता है, dq अपॉन t के बराबर होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दो गैस हैं और हम सब जानते हैं एंट्रोपी इज एडिटिव इन नेचर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार के लिए सबसे पहले क्या निकाल दें, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 1 निकाल दें, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 2 कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी या बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले क्या करूंगा, गैस 1 का एंट्रोपी में चेंज निकाल दूंगा, फिर क्या निकाल दूंगा, गैस 2 के लिए निकाल दूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, वो किसका निकल के आ जाएगा, मिक्सिंग का निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले फॉर गैस 1, किसके लिए देखो, सबसे पहले गैस 1 या गैस 1, हाँ गैस 1, गैस 1 के लिए अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, ds लिखूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ds इक्वल टू क्या होगा, dq अपॉन t होगा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग दिस मिक्सिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, खुद ही बोल रखा है, देखो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन दिस t विल बी कांस्टेंट, जो t यहाँ पर लिखा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंस वी नो दैट दिस dq इक्वल टू कितना होता है, du प्लस dw के बराबर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ dq इज इक्वल टू du प्लस थर्मोडायनेमिकल वर्क डन p इंटू dv, ऐसा कुछ होता है। अब ध्यान से देखो, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वी से दैट कि दीज टू गैसेज आर बिहेव लाइक ए आइडल गैस एंड फॉर आइडल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर जो du लिखा है वो कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। du 0 क्यों हुआ समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो यहाँ से मेरे पास dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इंटू dv हो जाएगा। एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास ds इज इक्वल टू कितना आ गया, ये dq, ds इज इक्वल टू dq जो कितना आ जाएगा, p इंटू dv और अपॉन कितना आ गया, t आ गया। ठीक है, ओके, अगर इतना लिखा, एक चीज़ और है हमारे पास, सिंस द फॉर आइडियल गैस pv इक्वल टू क्या होता है, pv इक्वल टू nRT, और n की जो कितना है n1 है और RT है, बिकॉज n1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 और हम गैस 1 के लिए देख रहे हैं। तो एक काम करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, pdv प्लस vdp एंड दिस ऑल थिंग आर कांस्टेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर ये सब 0 हो गया तो यहाँ से मेरे पास pdv इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो pdv इज इक्वल टू माइनस का v इंटू dp आ जाएगा। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर मैं v इक्वल टू निकालूंगा तो v इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, n1 RT अपॉन कितना आया, p आ गया। एक काम करो, ये v की जगह ये पुट कर दो, ठीक है, ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास p इंटू dv इज इक्वल टू माइनस का n1 RT अपॉन p और इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया। इस p इंटू dv की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो पुट कर दो फटाफट। तो यहाँ से मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी ds विल बी इक्वल टू माइनस का n1 RT और p और इंटू कितना आ गया, dp आ गया। अब मुझे क्या करना है, टोटल चेंज निकाल दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ds विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का n1 RT, एक मिनट t भी था नीचे ना, RT अपॉन कितना आया, ये PT आ गया और इंटू कितना आ गया, DP आ गया। देखो t से t क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सिर्फ प्रेशर है वेरिएबल यहाँ पर, अगर सिर्फ प्रेशर है तो प्रेशर इज चेंजिंग फ्रॉम, देखो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या था गैस का, P था, इनिशियल प्रेशर कितना था, P था, और फाइनल प्रेशर कितना हो गया, P1 हो गया। ठीक है, तो लिमिट इज फ्रॉम P टू P1 आ जाएगा। एंड ds इंटीग्रेशन विल बी द टोटल चेंज, लेट अस से दिस टोटल चेंज इज ds ऑफ 1, ds1 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का n1 R बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, ये P2 P1
एंड दिस इज 1/p इंटू कितना आ गया dp आ गया। तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू माइनस का N1R एंड दिस इज ln p एंड लिमिट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ P2 क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट माइनस का N1R एंड लॉग कितना आ जाएगा ये P1 अपॉन कितना आ जाएगा P आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप मैंने गैप मार दिया, ये तो आपने किया है, बहुत बार कर लिया ऐसी चीज़ें। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा log P1 माइनस log P आएगा और log P1 माइनस log P इक्वल टू कितना हो जाएगा log P1 अपॉन P2 हो जाएगा। अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो हर में है कहाँ था अंश में आ जाएगा और अंश वाला कहाँ चला जाएगा हर में चला जाएगा। तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा ये N1R और इंटू कितना आ जाएगा log ऑफ P अपॉन कितना आ जाएगा P1 आ जाएगा और माइनस हट जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऊपर नीचे हो गए। तो सेट इज समीकरण नंबर 1, इसी क्या बोल दो समीकरण नंबर 1 बोल दो। तो ये क्या निकला चेंज इन एंट्रोपी फॉर गैस 1 निकला। सिमिलरली फॉर गैस 2 इसके इक्विवेलेंस लिख दूं मैं। सिमिलरली फॉर गैस 2 आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों कैलकुलेट करें, जब ऐसा ही आना है तो कितना आ जाएगा जो डेल्टा S2 आएगा वो आएगा क्या N1 की जो कितना आ जाएगा N2 आ जाएगा। R तो ऐसे रहा और ln कितना आ जाएगा ये, तो प्रेशर तो इनिशियली P है उसका और फाइनल प्रेशर कितना है उसका P2 है आफ्टर मिक्सिंग। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 2। हमें क्या करना है अब फॉर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकाल, दोनों क्या कर देंगे हम दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिखूँ। नाउ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, हेडिंग क्या हो जाएगी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। नाउ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग लेट अस से दिस इज डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा S1 प्लस कितना आ जाएगा डेल्टा S2। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो कितना है मेरे पास है N2R और फिर अंदर कितना आ जाएगा ये ln P अपॉन P1 फिर प्लस कितना आ जाएगा ये N1 होगा। ठीक है, एंड दिस इज N2R एंड दिस वन इज ln और अंदर कितना बच गया ये P अपॉन P2 आ गया। तो दिस इज माई चेंज इन एंट्रोपी या बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अगर अब देखो अब इसका यूज होगा P1 इक्वल टू क्या है मेरे पास x1 इंटू P है और P2 इक्वल टू कितना है x2 इंटू P है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो डेल्टा S मिक्सिंग और करके लिखना, तो डेल्टा S मिक्सिंग विल बी इक्वल टू N1R और ln कितना आ जाएगा ये P अपॉन P1 के जो कितना आ जाएगा P1 विल बी इक्वल टू x1 इंटू P फिर प्लस कितना आ जाएगा N2R और ln ऊपर कितना है P और नीचे कितना है यहाँ पर x2 इंटू P। देखो P से P कैंसिल डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू N1R ln 1 अपॉन x1 फिर प्लस कितना आ जाएगा ये N2R ln 1 अपॉन कितना आ गया x2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू ये ऊपर आएगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस का कितना आ गया N1R और दिस इज L1 ऑफ x1 और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये सॉरी माइनस हो जाएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा ये N2R ln ऑफ कितना आ जाएगा x2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अगर इतनी बात समझ में आई तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन या फिर x1 x2। देखो इसको और चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये निकालूँ क्या चेंज इन एंट्रोपी पर मोल, क्या निकालूँ चेंज इन एंट्रोपी पर मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चेंज इन एंट्रोपी पर मोल तो डेल्टा S मिक्स पर मोल क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं पर मोल निकालना चाह रहा हूँ। तो पर मोल में कितना होगा MOLE पर मोल। तो इससे क्या करना पड़ेगा हमको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सिंग कितना है मेरे पास N1 प्लस N2 है। तो यानी क्या निकालना है मेरे को डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग डिवाइड में कितना आ जाएगा N1 प्लस N2 एंड दिस इज इक्वल टू दोनों डिवाइड करना पड़ेगा फिर N1 अपॉन N1 प्लस N2 एंड दिस इज L1 x1 फिर माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 और इंटू कितना आ गया ये ln
x2। अब ये क्या है मेरे पास, ये देखो अभी तो लिखा था मिटा गया, ये चीज़ क्या है x1 है और ये चीज़ क्या है x2 है। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग अपॉन n1 प्लस n2 इज इक्वल टू माइनस का x1 ln x1 माइनस का x2 ln x2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी, हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सब मोल फ्रैक्शन है x1 x2 दिस थिंग। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव निकल के आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दिस x1 इज ऑलवेज लेस देन 1। जो x1 होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, नहीं होगा। और x2 भी क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटा है ये भी, तो लॉ का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर 0 होता है और नीचे को कितना होता है, नेगेटिव। यानी अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी तो लॉग की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अगर यहाँ पर लॉग नेगेटिव है तो ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक, तो मैंने माइनस प्लस, इट मीन दिस एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस मिक्स निकल के आया वो क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 0 है, जो कि होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है, ये होना ही चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका नाम कुछ हम गलत कर रहे हैं। जो हमारा जो आंसर निकल के आया इसका मतलब वो बिल्कुल सही निकल के आया है, क्योंकि वो हमारे एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर रहा है कि डेल्टा एस और मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 है। जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या है, 0 से बड़ी है। कहने का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज नजर पता चलती है कि हम ये पढ़ रहे थे कि हीट ही जरूरी नहीं है, या फिर एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज एंट्रोपी। हम किन्हीं दो गैस को मिक्स करके भी क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी को इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर एक और चीज देखने लायक है, देख लो लास्ट में, ठीक है। वैसे तो स्टैट में आएगा एक बार, लेकिन यहाँ पर एक देख लो, एक बार देखो ध्यान से, एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वैसे तो हो गया यहाँ पर तक ये, लेकिन एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आता है तो समझो एक बार। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे समझो। मान लिया मेरे पास अभी दो अलग अलग गैस थी, मान लिया अब जो मेरे पास गैस है ना वो सेम है, ठीक है। इस तरीके से ये दो चैम्बर हैं, इसमें भी गैस काली वाली है, ठीक है, और सेम अमाउंट में है और सेम प्रेशर में है। यहाँ भी गैस क्या है, काली वाली है और सेम अमाउंट में है और कैसे है, सेम है, ठीक है। यहाँ भी गैस सेम गैस है, यहाँ भी गैस सेम है। अब मैं क्या करूँगा, बीच में पार्टीशन है, अब मैं क्या करूँगा, पार्टीशन हटाऊँगा। सोचो जरा, अगर मैं पार्टीशन हटाऊँगा तो यहाँ पर क्या होगा, x1 x2 कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, मोल फ्रैक्शन कुछ निकल के आएगा, ठीक है। मान लिया ये कितना है, n1 मोल है और ये कितना है, n2 मोल है। तो ये इक्वेशन को बता रही है, ध्यान सुनना बात को, जैसे मैं पार्टीशन हटाऊंगा ये इक्वेशन को बता रही है कि वहां पर कुछ न कुछ एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं फिजिकली सोचूं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, सेम गैस है, जितनी गैस ये है उतनी ही गैस ये भी है, दोनों सेम प्रेशर में है। मैंने इसको पार्टीशन को हटाया, कि यहाँ पर कोई स्टेट में चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा स्टेट में। यार ये भी तो सेम गैस है, वो भी सेम गैस है, सिर्फ यहाँ पार्टीशन था, बहुत पतली झिल्ली थी जिससे गैस इधर उधर नहीं जा रही थी। जैसे उस झिल्ली को हटाया, क्या गैस ऐसे तो घूमने लग जाएगी, नहीं घूमेगी ना, जैसे पहले थी गैस वैसे ही रहेगी, क्यों, दोनों का प्रेशर सेम है। यानी यहाँ पर गैस की स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कोई प्रोसेस नहीं हुई। अगर कोई प्रोसेस नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी नहीं हुई। लेकिन ये क्वेश्चन तो कह रही है कि चेंज इन एंट्रोपी होगा, तो फिजिकली ऐसा लग रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी नहीं हो रही है। और ये जो हमारे पास डेरिवेशन निकल के आ रखा है, फॉर्मूला निकल के आ रखा है, ये बोल रहा है चेंज इन एंट्रोपी होगी। यानी एक बोल रहा है होगी और एक बोल रहा है नहीं होगी। फिजिकल लग रहा है नहीं होगी और न्यूमेरिकल लग रहा है होगी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पैराडॉक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर आ रखी है ना, इसको हम बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स। जब हम स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गिब्स पैराडॉक्स का। यहाँ पर थोड़ा बहुत बेस उसका क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। ये समझ में नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन बेस यहाँ पर गिब्स पैराडॉक्स का क्रिएट हो गया। जब हम गिब्स पैराडॉक्स पढ़ेंगे कहाँ पर, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, आज का लेक्चर था, किससे रिलेटेड, हमारा मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है।
एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से रिलेटेड। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस तरीके से प्यार फैलाते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।